देखो अभी जैसे हमारी ये डेमो क्लास है आज, है ना? तो इसलिए मैंने एक अच्छा टॉपिक लिया है जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और थोड़ा समझने वाला भी टॉपिक है। आप लोगों को इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते, है ना? दोनों चीज़ें, क्वेश्चंस भी थोड़े टफ आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो हमने, आप लोगों ने देखा होगा, जेनेटिक्स का पार्ट है बीडी सिंह में। हमने क्रोमोसोमल एब्रेशंस नाम से, आप लोगों ने देखा हुआ होगा ना, कितने तरह के होते हैं। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हर टॉपिक को, क्योंकि देखो आप सब मतलब एमएससी कर चुके हो, है ना? तो थोड़ा एक बेसिक आप लोगों को पता है। तो पहले हम थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे और फिर आगे उसमें हम बढ़ेंगे। और देखो, तो सबसे पहले तैयारी की अगर मैं बात करूं तो देखो इसके अंदर, जैसे सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से फोकस करना है, तो देखो सबसे पहले हमें जो जेनेटिक्स है उसको पढ़ना है। ठीक है, आपके ये जो पीएचडी का नेट का कोर्स है उसमें सबसे पहले आपकी जेनेटिक्स आ जाती है। फिर आपको ब्रीडिंग करनी है। ठीक है, ये दोनों तो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ही। उसके बाद आपका अलग से क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका साइटोजेनेटिक्स हम अलग से भी कवर करते हैं, क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जेनेटिक्स में टॉपिक्स कवर हो गए, बट बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अब आजकल पूछने लग गए हैं। और आप अगर सिलेबस देखोगे नेट का, पीएचडी का, इन सब का, तो उसके अंदर साइटोजेनेटिक्स का अलग से पूरी यूनिट है ना? तो हमें साइटोजेनेटिक्स को सिर्फ जेनेटिक्स पे फोकस ना करके उसको थोड़ा अलग से भी कवर करना है। फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना, जैसे इकोनॉमिक बॉटनी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, वो जल्दी इजीली कवर कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जैसे जिसके अंदर आता है आपके इंस्टीट्यूट्स हो गए ना, जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए वो। फिर एजेंसीज, जितनी भी सारी, आपने यूनिट देखना सिलेबस को नेट का, तो उसमें एजेंसीज के बारे में, जैसे एसएमटी एजेंसी हो गई, है ना? या जितने भी अपने ये पीपीवीएफआरए बना हुआ है, या जैसे फार्मर्स राइट है, ये ब्रीडर्स राइट हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट हम उस चीज़ को क्योंकि अलग से करके कई बार छोड़ देते हैं ना, तो उसमें सीबीडी हो गया, ये जितने भी अपन प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने देखे होंगे ना, इन प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी हमें कवर करना है। ठीक है, सो दिस ऑल पोर्शन हम इसमें कवर करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपन इंटरेक्ट करते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। कितना जानते हो आप लोग, क्या होते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस? बताओ। मैडम, क्रोमोसोम में या तो कमी हो जाए जैसे बेस पेयर, या किसी एक एलील में, या फिर उसमें कोई बढ़ोतरी हो जाए। बिल्कुल, है ना? वो देखो, मेरे हिसाब से क्रोमोसोम। हाँ बिल्कुल, है ना? देखो, क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल का मतलब क्या हुआ कि नंबर में चेंज आ रहा है। दो तरह के क्रोमोसोमल में चेंज हो सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर में हो सकता है या फिर नंबर में हो सकता है। अभी हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो किसके अंदर है? नंबर के अंदर चेंजेस। या तो नंबर बढ़ सकते हैं ऑफ कोर्स, या फिर नंबर क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम होता है? 2n कितना होता है? 46, है ना? तो अब ये जो है हमारे, अगर हम इसमें बोले कि नंबर चेंज हो रहा है, भले एक चेंज हो, दो चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले हम क्या बोलते हैं, एक होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरी क्या होती है आपकी? यूप्लॉइड। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब इट इज नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक सेट। एग्जैक्ट मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो हमारा ये, देखो समझना है ना, जब इन चीजों को समझोगे ना तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो ये कोई भी हमें क्रोमोसोम लिख, कोई भी हमने डिप्लॉइड सेट लिया, ठीक है, उसके अंदर 2n कितना आ गया? 2n इक्वल्स टू 6। ठीक है, और n इक्वल्स टू हमने मान लिया 3। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना? तो ये हम एक आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं। अब इसमें अगर हम एन्यूप्लॉइडी देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी एक या एक से ज्यादा, या तो क्रोमोसोम कम हो सकता है या फिर क्रोमोसोम क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसके अंदर कोई एक क्रोमोसोम को, ये वाले क्रोमोसोम को क्या कर दूं? डिलीट कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? ये एक क्रोमोसोम रह गया, इधर तो दोनों है, और इधर ये एक रह गया। तो ये कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी? इसको हम बोल देते हैं मोनोजोम। क्यों? क्योंकि हमने एक क्रोमोसोम को कम कर दिया। तो 2n क्या हो गया? 2n माइनस 1।
ठीक है। अब मान लो मैंने ये दोनों ही क्रोमोसोम को हटा दिया, इन दोनों को, तो मैंने क्या कर दिया, 2n-2 कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नलीजोम। ठीक है। उसके बाद मान लो मैं बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है, इसमें एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अब आपका ट्राइजोमी, एक ऐड कर दिया। तो ट्राई वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि हमने एंड में मिलके ये क्या बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, है ना। और टेट्रा वर्ड क्यों लगाया, अगर हम 2 ऐड करें तो टोटल एक जगह पे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो टेट्राजोमी। ठीक है। तो ये ध्यान रखो, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, जैसे अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम कैसे पढ़ते थे, कि पहले हमें लगेगा कि क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ दीज इज नलीजोमी, है ना, तो 2n-2, 2n-1 ऐसे करके। ठीक है। बट अब आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने हैं, अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, डेफिनेशंस पे भी जाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकल एब्रेशन पे आए, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन का पता है, फिर यूप्लॉइडी क्या है उसको आपको डिफाइन का पता हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब जो जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ ये पूछ लेगा कि 2n-1 क्या होता है, ऐसे करके नहीं पूछेंगे। ठीक है। सो एन्यूप्लॉइडी के अंदर हमने 4 कंडीशंस देखी। अगर हम दोनों क्रोमोसोम को हटा दें तो 2n-2 क्या हो जाता है, नलीजोमी। अगर हम एक क्रोमोसोम को हटा दें तो 2n-1 क्या हो जाता है, मोनोजोमी। अगर हम ऐड कर दें एक को तो ट्राइजोमी हो जाती है, जो कि क्या हो जाता है, 2n+1। और टेट्राजोमी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं 2n+2। ठीक है, ये समझ आया। यस मैम। ओके, देखो कभी भी जैसे ही आपको कोई, आप एंड में भी पूछ सकते हो और बीच में भी, जैसे मैं पूछ रही हूँ तो बीच में कोई भी डाउट हो आप बेहिचक आराम से पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा आपका क्या आता है, यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी में मैं क्या बोल रही हूँ, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर। देखो अब इससे हमें पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि किसी को, अच्छा पहले ये बताओ कि बेसिक, एक तो होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर, है ना, उससे हम क्या चीजें पढ़ते हैं, 3 टर्म्स होती हैं जो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एक तो होता है हैप्लॉइड, ठीक है, एक होता है मोनोप्लॉइड, और एक होता है डिप्लॉइड, और एक हो गया आपका पॉलीप्लॉइड। ठीक है। इसके अंदर आप डिफरेंस बताओ, किसको क्या लगता है, क्या डिफरेंस लगता है। देखो हम शेयर कर रहे हैं ना, आप कुछ भी गलत भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है, आप लोग इंटरेक्ट करो। क्लास को सिर्फ ऐसे नहीं देखना कि मैं बोल रही हूँ आप कुछ नहीं बोल रहे, गलत हो सही हो कुछ भी हो, जब आप बोलोगे ना तो आपको एग्जाम में वो ध्यान रहेगा कि मैंने क्या बोला था, उस टाइम ये गलत था, फिर मैम ने सही बताया था, है ना, तो ऐसी चीजें आपको ज्यादा ध्यान में रहती है। कोई भी बताओ, चारों में से कोई भी टर्म किसको आती है, तीनों में से आप लोग बताओ। मैम हैप्लॉइड मीन्स सिंगल क्रोमोसोम हो गया कोई अच्छा, एक, ठीक है, और डिप्लॉइड मीन्स डबल, और ठीक है। पॉलीप्लॉइड का मीन्स बहुत सारे जीन्स गौन करते हैं जैसे, हम्म, तो बहुत सारे जीन्स होने हैं। ठीक है, वेरी गुड, है ना। देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे मतलब जो हम ये वर्ड्स अगर समझेंगे ना, तो जैसे कई बार आप देखोगे स्टेटमेंट्स में आपको यही क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये मत एक्सपेक्ट करो कि पुराने क्वेश्चंस आएंगे, आजकल आजकल सारे कैसे हैं, नए क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। तो आपको फोकस करना है समझने पर भी, क्योंकि मे बी जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वो आ जाए, है ना, तो इस चीज पे ध्यान रखो। अब देखो ये हमारी एक कंडीशन है, इसमें मैंने जैसे अभी बताया था, इसके अंदर क्या होते हैं, एक होते हैं हेप्लॉइड, है ना, हेप्लॉइड मतलब जिसको हम बोलते हैं गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया जिसके अंदर ये 3n कंडीशन है, या चलो 4n कंडीशन ले लेते हैं, इजी समझ में आएगा। ठीक है, ये है 4n, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब इसका जो 4n है ये है कैसा, पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये हमने मान लिया क्योंकि इसमें 4n है। पॉलीप्लॉइड मतलब जो नॉर्मल, जो उसके अंदर क्रोमोसोम है, जो बेसिक सेट क्रोमोसोम है, उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब ये जो मैं एक अकेला ये जो जीनोम बोल रही हूँ, इस जीनोम को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसको मान लो हम ए बोलते हैं।
तो एक ए फिर ए और ए, है ना, ऐसे हम ए के मल्टीपल्स बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑटो के अंदर हमने मल्टीपल ऑफ ए लिए। अब बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड, ठीक है, जिसके अंदर अब इसका मोनोप्लॉइड तो क्या हो जाएगा, एन, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सिर्फ सिंपल अगर हम एक जीनोम की बात करते हैं तो वो इसका क्या होता है, मोनोप्लॉइड, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका हेप्लॉइड, तो इसका हेप्लॉइड क्या हो जाएगा, 4n का हाफ, दैट इज 2n। तो हेप्लॉइड किसको हम बोलते हैं, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, जिसमें भी आपको जब भी डिफाइन करना हो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके कितने ही हो, भले 6x होगा तो गैमेटिक में कितने हो जाएंगे, 3x, है ना। और अगर 7x है तो उसके गैमीट कैसे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो स्टेराइल हो जाएगा, है ना। तो हेप्लॉइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। और जो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड हम कब बोलते हैं, जब उसको हम बोलेंगे इसके सोमेटिक सेल्स के अंदर जो इसकी प्लॉइडी है उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड, ठीक है। और बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम किसको बोलते हैं हम, मोनोप्लॉइड को, जिसके अंदर सिर्फ उसका बेसिक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब ऐसी कंडीशन बताओ जहां पे हेप्लॉइड और मोनोप्लॉइड इक्वल होंगे, सोच के बताओ क्या हो सकता है, डिप्लॉयड का केस में। वेरी गुड, है ना। डिप्लॉइड में क्या होगा, अगर डिप्लॉइड है तो उसके अंदर क्या होगा, उसका हेप्लॉइड या गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर भी एन ही है और उसका बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम भी एन ही है। तो उस केस में हेप्लॉइड और मोनोप्लॉइड क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। सो यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, आपके ये जो है एग्जैक्ट मल्टीपल होते हैं इस बेसिक सेट के, है ना। अब इसमें हेप्लॉइड हो सकते हैं, अगर हम ऐड करते जाएं, अगर हम कम कर रहे हैं तो हेप्लॉइड हो जाएगा, अगर हम ऐड करते जाएं तो हम कितने कर सकते हैं ना। अब इसमें पॉलीप्लॉइड्स एक कंडीशन आती है जिसके दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे, वन इज ऑटो पॉलीप्लॉइडी और दूसरी क्या है, एलो, है ना। एलो वर्ड जहां भी आए आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है, कि किसी और स्पीसीज से आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो यहाँ पे एलो पॉलीप्लॉइड का बहुत फेमस एग्जाम्पल कोई बता सकता है, ऑटो या एलो का कोई एग्जाम्पल पता हो आप लोगों को। ऑटो का तो मैम वाटरमेलन है, जैसे पोटैटो है। हाँ, वेरी गुड, है ना। देखो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में क्या होता है, जैसे अभी जो मैंने बनाया था, मान लो हमारे पास जो मल्टीपल क्रोमोसोम है वो किसके हैं, सेम क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, इसको भी मैं ए बोल रही हूँ, इसको भी ए, इसको भी ए और इसको भी ए, ठीक है। अगर इन्हीं का सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीपल होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड। जैसे हम किसको, बनाना हो गया, है ना, तो बनाना को हम क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रिप्लॉइड, उसको हम 3n बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर 3 बार सेम स्पीसीज के सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम का मल्टीपल होगा। जबकि एलो पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, बहुत फेमस एग्जांपल जैसे वीट है, तो वीट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम हमेशा कैसे लिखते हैं, ए बी बी और डी डी। तो खुद देखो अगर ये सारे सेम होते तो हम इसको अलग अलग क्यों लिखते, बट ये अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग अलग स्पीसीज से आए हैं, है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलो पॉलीप्लॉइड। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ऑटो पॉलीप्लॉइड सेम स्पीसीज से होगा और एलो पॉलीप्लॉइड डिफरेंट स्पीसीज से होगा, ठीक है। अब देखो इनके जनरली अगर हम देखें कि इसका क्या रीजन है इनके होने का, तो 3 रीजन है। कोई एग्जाम में आपसे रीजन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जो डेफिनेशंस है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असिनेप्सिस क्या होता है, डी सिनेप्सिस क्या होता है और नॉन डिस्जंक्शन क्या होता है, ठीक है। कई बार इसमें इस बार पिछले नेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसे डिफाइन कर दिया है ना, और ऑप्शन में आपसे सीधे पूछेंगे असिनेप्सिस, डी सिनेप्सिस, नॉन डिसजंक्शन, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब ये चीजें क्या है, देखो क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, जो हमारे क्रोमोसोम है जब हमें पता है बाइवेलेंट्स बनते हैं, ठीक है, बाइवेलेंट्स जब जाइगोटीन स्टेज के अंदर बाइवेलेंट्स का जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद हमें पता है क्या होगा, जब जो हम पैराप्रोफेज हुआ, अब उसके बाद क्या आने वाली है, मेटाफेज, है ना। मेटाफेज में ये मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, उसके बाद आता है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होना चाहिए, ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं ना। अब मान लो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे सेपरेट नहीं हो पा रहे, है ना, सेपरेट होंगे तभी तो क्या होगा आपका, कि क्रोमोसोम जो है हम जो बोलते हैं हाफ हो जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो हमारे पास प्लॉइडी क्या है, 2n है। अब 2n प्लॉइडी कैसे बनती है,
पहले वो 4n बनता है और उसके बाद डिवाइड होके वो वापस 2n बन जाता है ना। तो तभी तो उसमें बोलते हैं कि प्लॉइडी जो है वो मेंटेन रह रही है माइटोसिस के अंदर, ठीक है। बट मान लो ऐसी कोई कंडीशन हुई कि 4n तो बना लेकिन बाद में जो डिवाइड होने थे क्रोमेटिड्स वो डिवाइड ही नहीं हुए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। जंक्शन, जो जिस जंक्शन वर्ड हम किसके लिए यूज करें, मेटाफेजिक प्लेट के लिए। तो उस प्लेट से मान लो वो एक दूसरे से दूर ही नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा, जब ये अलग नहीं हो पाए तो एक ही सेल में हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाए, है ना। और फिर जब ये मर्ज होंगे तो आपको पॉलीप्लॉइडी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो एक रीजन तो क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन, जिसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम का या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेट ना हो पाना, उसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। बाकी दो चीजें आपकी क्या है, देखो असिनेप्सिस और डीसिनेप्सिस, इन दोनों में ध्यान रखना क्या डिफरेंस है। असिनेप्सिस तो क्या होता है, सिनेप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, जाइगोटीन स्टेज में। अगर उसके उसके कारण क्या होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, है ना, और यहाँ पे सिनेप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अगर वो सिनेप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन पा रहा, वो पेयर ही नहीं हो रहे, दैट इज कॉल्ड एज असिनेप्सिस, ठीक है। और डीसिनेप्सिस क्या है कि वो पेयर तो हो गए, है ना, बट पेकाइटिन के अंदर हमें पता है ये जाने वाले हैं, बट उससे पहले ही अगर जाइगोटिन स्टेज में ही वो एक दूसरे से बहुत जल्दी अलग हो गए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डी सिनेप्सिस, ठीक है। असिनेप्सिस में तो ध्यान रखना कभी पेयर ही नहीं होंगे, और डी सिनेप्सिस में ऐसा हमें लगा कि पेयर तो हो रहे हैं बट ना के बराबर है, तब भी वो पेयर नहीं हो पाए। क्योंकि ये पेयरिंग नहीं हो पाती, इसीलिए क्या होता है, या तो एन्यूप्लॉइडी हो जाएगी या फिर पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, है ना। जो भी हम क्रोमोसोम में जो नॉर्मल, देखो ऑफ कोर्स है, सेल डिवीजन में जब चेंजेस आएंगे तभी हम बोल सकते हैं कि कुछ क्रोमोसोम में गड़बड़ हो रही है क्रोमोसोम के नंबर में, है ना। क्योंकि सेल डिवीजन का क्या काम है, क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करके रखना। अगर उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, किसी भी फेज पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो अल्टीमेटली किस में करेगा, क्रोमोसोमल एब्रेशंस कॉज करेगा, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशंस हमें ध्यान रखनी है, असिनेप्सिस, डीसिनेप्सिस और नॉन डिस्ट्रक्शन। इनको सीधे स्टेटमेंट वाइज सीधे आपसे पूछा जाएगा और ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कॉमन है, ये साइंटिस्ट वैसे आप लोगों ने पढ़े हुए भी हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है, सबसे पहले ब्रिजेस ने देखा था, है ना। वैसे हम देखो, अभी हमने जब मेन रेगुलर क्लासेस लेंगे तो फिर हम सीधे से शुरू करेंगे ना, मैंडल वाला हो गया, धीरे धीरे टॉपिक समझाएंगे, तब ब्रिजेस और इन सब साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्रिजेस ने XO और XXY, XO का क्या मतलब हुआ कि एक पे सिर्फ X ही रह गया और वो X कहीं जाकर किसी और के साथ मर्ज हो गया, है ना। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स ये बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो दिस कंडीशन वाज फर्स्ट सीन बाय ब्रिजेस। तो हम ये देखें कि एन्यूप्लॉइडी या न्यूमेरिकल एब्रेशन सबसे पहले किसी एनिमल में रिपोर्ट किया गया था, तो दैट इज थ्रू ब्रिजेस ने देखा था। सेकंड जो बहुत फेमस है, जो पूछा जाता है कि बेलिंग ने, कैसे भी पूछ सकते हैं कि बेलिंग ने सबसे पहले क्या देखा था, तो ध्यान रखना ट्राइजोमी को ऑब्जर्व किया था। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी एन्यूप्लॉइडी है जो सबसे पहले ऑब्जर्व हुई थी, तो वो ध्यान रखना दैट इज ट्राइजोमी। फिर सिंपली पूछ सकते हैं किस क्रॉप में हुई थी, तो ध्यान रखना धतूरा में, है ना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बी, डी और टी, ऐसे हमें ध्यान रखना है। बेलिंग ने देखा था, धतूरा में देखा और ट्राइजोमी देखी थी। उसके बाद क्लॉसन ने, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोजोम्स ऑफ टबैको, टबैको के जो मोनोजोम्स है वो सबसे पहले किसने रिपोर्ट किए थे, क्लॉसन साइंटिस्ट ने, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो है अब एक नया, कुछ जगह ये क्वेश्चन, ये तीन तो बहुत पहले के क्वेश्चंस हैं, पुराने हैं, रिपीट हो सकते हैं, ये कुछ नया है, तो ये ध्यान रखना है कि ओट के अंदर राजंथ ने सबसे पहले मोनोजोमी और नलीजोमी को रिपोर्ट किया था, है ना। देखो क्वेश्चंस का जब आप पैटर्न देखोगे ना, आजकल के पैटर्न, तो क्या होगा, आपको 70% क्वेश्चंस मिलेंगे स्टेटमेंट जैसे, है ना, बहुत लेंदी होंगे,
फिर मैचअप में होगा, या फिर आपको पहले स्टेटमेंट्स पढ़ो, उसके बाद इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। 70 to 80% क्वेश्चन आजकल आपको ऐसे दिखते हैं, इसीलिए पेपर जल्दी अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है ना। पहले तो हम क्या होता था कि बहुत आराम से हम एक राउंड लेकर दूसरे राउंड पे काम करते थे, आजकल आपका एक राउंड ही होना मुश्किल हो जाता है पेपर का, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए हैं। फिर 20% आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी टिक होंगे, जैसे सिंपल पूछ लिया, बेलिंग ने सबसे पहले किस क्रॉप के अंदर ट्राइजोमी देखी, तो धतूरा इज द राइट ऑप्शन, है ना। वैसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ जो 10% क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, जो पता ही नहीं है, जो हमें रेयरली हमने सुने हुए होते हैं, या वो टॉपिक मिस हो जाते हैं, या कुछ अलग सा देते हैं। उस 10% में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ओट के अंदर सबसे पहले मोनोजोमी और नलीजोमी किसने ऑब्जर्व की थी, है ना। तो हम 10% पे कम फोकस करेंगे, लेकिन ये 8 जो हमारे बाकी 90% है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। सो अब देखो 1 बाय 1 अभी तक समझ आया, कोई डाउट किसी को। अब हम धीरे धीरे अब हम एन्यूप्लॉइडी पर आ रहे हैं, अभी तक कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब अभी ना कुछ ऐसे आते हैं जैसे मोनो नली सोमी, हाँ, नॉर्मल नॉर्मल नहीं पूछते वो कैसे होते हैं थोड़ा बताना। नॉर्मल नहीं पूछते मतलब क्या, इनको बताऊं आपको, ये पूछ रहा। हाँ जी मैम, जैसे कोई टर्म एक तो हो गया 2n+2 हो गया, जैसे हाँ, ये तो मैं टेट्रासोमी हो गई, पता चल गया अपने को। हाँ, तो इसके अलावा जैसे दो टर्म मिक्स करके बोलते हैं कि जैसे ऊपर वो उसको टर्म बोल लिख देंगे और नीचे उसके न्यूमेरिक में जैसे वैल्यू n+1 बोलेंगे इसको, या 2n-1+1 बोल देंगे इसको। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं मैम पीछे अभी। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, अब सबसे पहले हमारे पास सिंपल है, 2n है, ठीक है, हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है। तो 2n के अंदर 2n में -1 करेंगे तो क्या बनेगा, मोनोजोमी, ठीक है। ठीक है मैम। फिर 2n के अंदर -2 करेंगे तो बनेगा नलीजोमी। अब देखो कंफ्यूजन अगर हो तो ये ध्यान रखो, ये जो एंड का वर्ड है ना, इस वर्ड के बेसिस पर नंबर बनता है। जैसे 2 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 0, है ना, तो हमने इसको बोल दिया नलीजोमी। 2 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 1, तो इसको हमने बोल दिया मोनोजोमी। इस तरह से याद रखो, ठीक है। अब 2n+ 1 आ गया, है ना। तो 2n+1 क्या हो गया, अब दोनों 2+1 3 आ गया, तो क्या बनेगा, ये ट्राइजोमी। उसके बाद 2n+2 आ गया तो ये 4 बन गया, तो ये क्या हो गया, टेट्राजोमी। ठीक है, एक तो ये सिंपल हो गए जिसके अंदर हम या तो एक ऐड कर सकते हैं, दो ऐड कर सकते हैं। अब वही 3 ऐड करोगे तो क्या यहाँ पे 2n+3 बना दो तो पेंटाजोमी। ठीक है, ऐसे करके हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हेक्साजोमी, ऐसे करके आगे बढ़ सकता है। बट मेनली हमें यही ध्यान रखना है, एक माइनस किया, दो माइनस किया, एक प्लस किया और एक प्लस, दो प्लस किया। उसके अलावा जैसे अब कंडीशंस आती है 2n-1 और -1, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल मोनोजोमी। मैम जैसे अगर n+1 लिखा गया मैम, या n-1 आ हाँ, गया तो उसको। देखो वो गैमीट लेवल पे है, n+1 और n-1 जो है ना, ये गैमीट लेवल के क्वेश्चंस हैं। वो जब हम मम्मी देखेंगे आगे, ये देखो नलीजोमी में आगे जब हम गैमीट्स इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब एक एक क्या आएंगे कि किस में किस तरह का गैमीट बनता है। ठीक है, तो वो आपको उसमें क्लियर होगा अभी। ठीक है, देखो ये डबल मोनोजोमी है, तो अब 2n-1 अब इसका क्या मतलब होता है कि दो, इसका मतलब ये नहीं है, ये आप लोगों को पता भी होगा। बट डबल मोनोजोमी वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, अब वैसे हम बोले तो ये दोनों में दो ही हमने हटा दिए तो ये तो नलीजोमी हो जाना चाहिए था। बट ये नलीजोमी ना होकर हम इसको डबल मोनोजोमी क्यों बोल रहे हैं, मान लो एक क्रोमोसोम हमने यहाँ से हटाया और एक मान लो यहाँ से हटा दिया। अगर दो अलग अलग पोजीशन से हम क्रोमोसोम को हटाते हैं तब हम किसका वर्ड यूज करते हैं, डबल मोनोसोमी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2n+1+1 लिखूं तो इसको मैं क्या बोलूंगी, डबल ट्राइजोमी, ना कि टेट्राजोमी, है ना। डबल ट्राइजोमी क्यों बोलूंगी, क्योंकि मैंने मान लो ये हमारा नॉर्मल था और इसमें हमने एक यहाँ ऐड कर दिया और एक यहाँ ऐड कर दिया,
तो 2 जगह अगर हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को ऐड कर दिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल ट्राइजोमी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, मोनोजोमी, नलीजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, डबल लगा देंगे तो इसका मतलब +1 +1 -1 -1। ठीक है, जिस भी पोजीशन पर हो रहा है। अब देखो इंडिविजुअली जो गैमीट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के अब क्वेश्चंस आते हैं, हमें अब उस पे फोकस करना है ना। अभी तक के क्वेश्चंस जो अभी हमने कवर किए वो किस तरह के हैं, जो मैंने 20% बताए थे कि सीधे टिक वाले आ जाएंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है जो थोड़े से टफ है, और वो तभी होगा जब हमने डीप में इस टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, दैट इज नलीजोमी, जिसको हम बोल रहे हैं 2n-2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको जो भी ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये याद करने हैं। ठीक है, देखो जब भी नलीजोमी है उसको आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर पॉलीप्लॉइड्स होंगे। वाइबल मतलब ऐसे पॉलीप्लॉइड्स आपको दिख जाएंगे जिसमें नलीजोमी होगी और वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, बट कौन कौन से, सिर्फ वीट और ओट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि वीट और ओट ऐसे पॉलीप्लॉइड्स हैं जिसके अंदर नलीजोमी क्या करती है, सरवाइव करती है। ठीक है, देन टबैको भी एक पॉलीप्लॉइड है, बट टबैको के अंदर नलीजोमी सरवाइव नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन यही फॉर्म पे हो गया है कि ऑप्शंस में आ गया, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट नलीजोमी, तो इट इज वाइबल इन वीट एंड ओट, है ना। और मान लो आगे कॉमा में टबैको भी लिख दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, टबैको के अंदर नलीजोमी वाइबल नहीं है। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड्स जो हैं उनमें सिर्फ 2 हैं जिसके अंदर नलीजोमी बनती है, दैट इज वीट और ओट। डिप्लॉइड्स के अंदर कभी नलीजोमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और ना ही आपको पॉलीप्लॉइड में भी टबैको के अंदर भी देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा मान लो इसके अंदर ये सरवाइव तो कर रहे हैं, है ना, वीट और ओट नलीजोमी वाले सरवाइव करते हैं, बट इनकी फर्टिलिटी और साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है, ये भी ध्यान रखना है। फिर नलीजोमी किस तरह के गैमीट बनाती है, अब देखो खुद सोचो, यहाँ पे हमने ये बनाया 2n=2, अब यहाँ इसकी हम नलीजोमी करते हैं। ठीक है, तो नलीजोमी में क्या होगा, ऊपर वाला जो गैमीट है अगर ये नॉर्मली अगर अलग होता तो ये क्या बनाता, ऐसे अलग हो जाता n और ये n, है ना, गैमीट बन जाते। अब मान लो ये नलीजोमी कंडीशन है, इसमें जब हम अलग कर रहे हैं तो कितने गैमीट बन रहे हैं, इस गैमीट के अंदर n=3 है, बट इस गैमीट के अंदर कितना है, n=2। तो इसीलिए हम बोलते हैं नलीजोमी सिर्फ एक तरह का गैमीट बनाती है, दैट इज n-1। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, नॉर्मल क्रोमोसोमो पेयरिंग। नॉर्मल क्यों हो रही है, क्योंकि खुद देखो जब हमने यहाँ पे नलीजोमी बनाई है तो नलीजोमी में हमने दोनों को ही हटा दिया, है ना, यहाँ पे ये दोनों ही हट गए, तो इससे क्या होगा, बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी भी क्या होंगे, पेयरिंग उनकी नॉर्मल हो सकती है। अब यही मान लो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रह जाता तो क्या होता, जब मेटाफेजिक प्लेट पे आता तो इन सब का तो पेयर है बट यहाँ पे कोई पेयर नहीं होता, जैसे हम आगे देखेंगे मोनोजोमी में। तो ये ध्यान रखना है कि नलीजोमी के अंदर आपके क्या होता है, जितने भी आपके हैं नॉर्मल पेयरिंग होती है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, साथ साथ में देखो क्लास में ही तैयार रखो कि आपको क्लास में हर चीजें याद रह जाए, कि आप जस्ट क्लास के बाद 5 मिनट में सिर्फ रिवाइज करो और आपको सब समझ आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, नलीजोमी के अंदर पॉलीप्लॉइड्स के अंदर सिर्फ कौन सरवाइव करते हैं, वीट और ओट सरवाइव करता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ नीरज बोलो। मैम नलीजोमिक हम कैसे बनाएंगे, बाय सेल्फिंग से बना सकते हैं? नलीजोमियम कैसे बनाएंगे, सेल्फिंग से नहीं बनता बच्चे। देखो नलीजोमी क्या होती है, हम क्या हम आगे देखेंगे कि हम जो एन्यूप्लॉइड्स हैं, तो ये एक तरह का एन्यूप्लॉइड है, ये एन्यूप्लॉइड हम कैसे बना सकते हैं, या तो क्या होता है डिसजंक्शन, जैसे हमने बात की, जो अभी मैंने देखा आपको कॉजेज, हमें नलीजोमिक रोशनी हमें बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे नली सक्सेसफुल नलीजोमिक? हाँ, सक्सेस, जैसे नलीजोमी मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, वो उसके अंदर या डिप्लॉइड कंडीशन है, उस डिप्लॉइड से आप बोल रहे हो मुझे अब नलीजोमी बनानी है, ये बोल रहे हो। यस मैम।
नलीजोमी बनाने का क्या तरीका है, देखो क्रोमोसोम को हाँ, आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फिंग से नहीं कर सकते, बना सकते हैं। सेल्फिंग से अगर हम करेंगे तो सेल्फिंग के लिए आपको पहले जो प्लॉइड्स लेने पड़ेंगे ऊपर, वो प्लॉइड भी क्या लेने पड़ेंगे, अलग लेने नहीं। पड़ेंगे, सिर्फ अच्छा। डिप्लॉइड से नहीं होगा। बिल्कुल। आपको अभी ओके जब हम ओके। आगे देखेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम सब्स्टिट्यूशन लाइंस बनाते हैं या एलियन डिलीशन लाइंस बनाते हैं, तो एलियन डिलीशन लाइन क्या होती है, जिसके अंदर हम क्रोमोसोम को पेयर को पूरे को पेयर को ही हटा देते हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें अलग तरह की प्लॉइड यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद वो बनेगा, ठीक है, ऐसे सेल्फिंग से सीधे नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू। ओके। सो ये हमारा, और ये क्या करते हैं, इनमें नॉर्मल क्रोमोसोम पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज मोनोजोमी। अब मोनोजोमी हमें पता है 2n-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सर्वाइव करता है, वीट करेगा, टोबैको करेगा, कॉटन करेगा और ओट भी करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्टली पॉलीप्लॉइड्स में मोनोजोमी सर्वाइव करती है, ठीक है। अब ये सर्वाइव वीट जो है, अब इसके अंदर वीट सर्वाइव तो कर रहा है, प्लस उसका विगर भी क्या है, नॉर्मल है। ये भी ध्यान रखना है ना, मैं ये आपको ऐसे एक एक लाइंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस पे सीधे स्टेटमेंट पे आएगा और नीचे ऑप्शंस होंगे, तो अगर आपका फोकस नहीं है तो ये आपने एक एक स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। फिर इसमें मोनोजोमिक्स जो है वो डिप्लॉइड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। देखो एक लॉजिक क्या है, जो दो तरह के हमने ऑर्गेनिज्म देखे, वन इज पॉलीप्लॉइड्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं डिप्लॉइड्स, ठीक है। देखो डिप्लॉइड्स के अंदर ऑलरेडी जो उसके क्रोमोसोम नंबर है वो ऑलरेडी क्या है, कम है, जो जीनोम का साइज है वो ऑलरेडी कम है। पॉलीप्लॉइड्स में जीनोम का साइज क्या है, ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसके अंदर फिर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो मोनोजोमी है, नलीजोमी है, वो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत क्रोमोसोम है, तो उसके अंदर हम एक या दो को अगर हटा भी दे तो भी वो सरवाइव करता है। बट जो डिप्लॉइड्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी आपके कितने हैं, सिर्फ दो पेयर है, अगर उसमें से भी आप एक पेयर पेयर ही हटा दो या एक क्रोमोसोम हटा दो, तो बहुत जेनेटिक क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। सो ये रीजन है जिसके कारण हम ये देखते हैं कि पॉलीप्लॉइड्स के अंदर आपको मोनोजोमी और नलीजोमी देखने को मिलती है, जबकि डिप्लॉइड्स के अंदर ये देखने को नहीं मिलती है ना। अब इसमें एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, जिसपे बहुत फेमस, कई बार पुराने आप जो नेट के एग्जाम देखोगे तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि एक्सेप्शन क्या है मोनोजोमी का, तो वो ध्यान रखना, टमाटो और मेज, ये दो ऐसे डिप्लॉइड्स हैं जिसके अंदर आपको मोनोजोमी देखने को मिलती है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वीक होंगे, फर्टिलिटी इनमें नहीं होगी, स्टर्लिटी होगी, बट स्टिल इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी ऐसा है, ये इवोल्यूशन में इतना आगे आ गए कि स्टिल ये मोनोजोमी को क्या कर सकते हैं, सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं, आगे प्रोजनी नहीं बन सकती, वीक होगा, ऐसा नहीं होगा कि इनका विगर और साइज एक नॉर्मल डिप्लॉइड की तरह होगा, बस हम ये कह सकते हैं कि वो सरवाइव करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोनोजोमी के अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो एक्सेस ऑफ 50% बनते हैं, ये ध्यान रखो। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। और वीट के अंदर ये स्टेटमेंट भी, कि वीट के अंदर फीमेल में n-1 जो गैमीट है वो एक्सेस में 75% तक बनते हैं। ये दोनों का क्या मतलब है अभी हम बात करते हैं। देखो हमने ये बोला था नलीजोमी में किस तरह के गैमीट बनेंगे, क्या बताया था मैंने अभी, बताओ, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बोला नलीजोमी में किस तरह के गैमीट बनता है, n बनेगा, n-1 बनेगा, n-2 बनेगा, n-1। यस n-1 बनेगा। जो मोनोजोमी है, अब मोनोजोमी के अंदर देखो, ये हमारी मोनोजोमिक कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखो किस तरह के, आपको दो तरह के गैमीट दिखेंगे, एक गैमीट के अंदर तो आपका एक क्रोमोसोम गायब है, एक वाले के अंदर आपके तीनों क्रोमोसोम है, तो इसमें दो तरह के आपके गैमीट बनेंगे, एक तो n और एक क्या बनेगा, n-1। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मोनोजोमी में दो टाइप ऑफ गैमीट देखने को मिलते हैं, n-1 और n, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमने पुनेट स्क्वायर जो हम बनाते हैं बना लिया, फीमेल में मान लो n और n-1, वैसे ही मेल का n और n-1, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, ये जो मैंने परसेंट हाईलाइट की है ये ऐसे ही नहीं की है ना, इस परसेंट पर भी क्वेश्चन आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है जो मेल गैमीट है उसके अंदर जो उसकी नॉर्मल मेल गैमीट है वो 96% देखने को मिलता है और सिर्फ 4% आपको n-1 गैमीट देखने को मिलता है। तो इस पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है कि मेल के अंदर कौन से गैमीट सरवाइव करते हैं। गैमीट या हम पोलन के बारे में बात करें तो मेल जो है, मेल का जो पोलन है, जो n-1 पोलन है वो ज्यादा कंपीट नहीं कर पाता है ना, एज कंपेयर टू जो डिप्लॉयड पोलन बनाने वाला है, इसीलिए इसका परसेंट कम होता है और इसका परसेंट जो नॉर्मल हमारा पोलन है उसका परसेंट ज्यादा होता है। ठीक है, स्टेटमेंट पे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंट नहीं पूछी हुई लेकिन ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से जो पोलन है वो किसके अंदर ज्यादा है ना। तो मेल गैमीट में जो n-1 पोलन होता है वो कंपीट नहीं कर पाता n पोलन से, इसीलिए उसका परसेंट कितना है, सिर्फ 4%, जबकि जो n पोलन है उसका 96% है। जबकि फीमेल गैमीट में देखो ये उल्टा है, फीमेल गैमीट जो है उसमें n-1 इजीली कंपीट कर सकता है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, तो उसके अंदर n-1 ज्यादा होगा और कितना होगा 75%। इसमें परसेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और n जो होगा वो कम होगा, दैट इज 25%। ठीक है, अब इन दोनों को देखो हमें मर्ज करना है, सिंपल n और n को करेंगे तो क्या बन जाएगा 2n, फिर n और n-1 को करेंगे तो 2n-1, फिर n-1 और n वापस 2n-1 और n-1 और n-1 तो 2n-2। तो हमारे पास क्या कंडीशंस है, हमारे पास कितने तरह के मिल रहे हैं बताओ, इनको देख के कौन कौन से तरीके के हमें मिल रहे हैं। एक तो पूरा डिप्लॉयड और मोनोसोमिक मिले हैं मैम। हाँ, और एक और मोनोसोमिक ही है मैम सारे, फिर तो 2n-2 देखो क्या होता है, 2 नलीसोमिक। नलीजोमिक। तो नलीजोमी। बिल्कुल, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया कि जब मोनोजोमी की हम सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है, तो मोनोजोमिक की सेल्फिंग से आपको क्या, ये जो पीछे क्वेश्चन पूछा था सेल्फिंग वाला, वो हम सीधे डिप्लॉइड से नहीं कर सकते। देखो हमें किसकी सेल्फिंग करवानी पड़ रही है, मोनोजोमिक की। तो मोनोजोमिक की सेल्फिंग से हमें 3 तरह की चीजें मिल रही हैं, एक तो डाइजोमिक मिल रहा है, फिर मोनोजोमिक खुद हमें मिल रहा है और साथ ही साथ में हमें नलीजोमी भी मिल रही है। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस हमें मोनोजोमिक की सेल्फिंग से बनता है। तो ये जो चेकर स्क्वायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, प्लस इसका परसेंट भी ध्यान रखो। ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आता है, परसेंट पे तो सिर्फ फीमेल गैमीट में आया हुआ है बट स्टेटमेंट में आया हुआ है, तो स्टेटमेंट में कैसे पूछेंगे इसमें कि मोनोजोमिक की सेल्फिंग से सबसे ज्यादा परसेंट में कौन बनता है, तो क्या बनेगा बताओ। रिपीट करना मैम, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन रिपीट करना मैम, क्या पूछा था अभी। क्वेश्चन जैसे मोनोजोमिक है तो अभी हमने मोनोजोमिक की सेल्फिंग की, हमें ये 3 चीजें मिली, तो इसके अंदर बताओ सबसे ज्यादा इन तीनों में से कौन मिलता है। मोनोसोमिक। बिल्कुल मोनोजोमी। बिल्कुल, मोनोजोमिक सबसे ज्यादा मिलेगा, कितना 73%, 1% यहाँ पर और 72 यहाँ पर। सबसे कम हमें क्या मिलेगा, नलीजोमिक जो कि 3% है, और डाइजोमिक हमें 24% मिलेगा। मैम डाइजोमिक और डिप्लॉयड सेम ही टर्म होती है क्या मैम। हाँ बिल्कुल सेम ही है। सो ये 3 कंडीशंस हमें देखने को मिल रही है। इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी पूछा हुआ है वो नलीजोमिक का पूछा हुआ है कि अमंग दिस, आप जब जेनेटिक्स की वो भी सॉल्व करोगे ना बीडी सिंह, तो उसमें भी आपको ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे कि मोनोजोमिक की सेल्फिंग से सबसे लीस्ट में क्या मिलता है, तो दैट इज नलीजोमिक। ठीक है, अब देखो ये हुआ इसका ब्रीडिंग बिहेवियर। अब एक होता है म्यूटिक बिहेवियर। म्यूटिक बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि किस परसेंट के अंदर आपको, जब हम गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये कैसे काम करेंगे ना, उसको हम बोलते हैं म्यूटिक बिहेवियर। तब आपकी एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवैलेंट शिफ्ट। ये एक बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जो हमेशा से चलता आ रहा है
कि किसके अंदर यूनिवेलेंट शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। ऑप्शंस में मोनोजोमी, नलीजोमी, टेट्राजोमी, ट्राइजोमी, और राइट आंसर क्या है आपका मोनोजोमी। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो वापस आपको, जो मैंने 20% बताया ना, उसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जो वापस रिपीट होते हैं, तो उनके लिए हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक क्वेश्चंस को ही भूलते चले जाए, उनको हमें ध्यान रखना है ना। अब यूनिवेलेंट शिफ्ट क्या होता है, देखो पहले तो यूनिवेलेंट क्या होता है, जैसे सिंपल हमने जब ये बोला था कि ये जब पेयरिंग होती है जब, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोटिक स्टेज पे बाइवेलेंट्स बनाते हैं ना, इनको हम बाइवेलेंट बोलते हैं। अब मान लो मोनोजोमी है, तो मोनोजोमी में क्या होगा, ये तो बाइवेलेंट बना लेंगे बट एक क्या रह जाएगा, यूनिवेलेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवेलेंट। अब मोनोजोमी में कहते हैं कि यूनिवेलेंट शिफ्ट देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि मान लो जो हमारे पास इनिशियली तो यूनिवेलेंट वो फर्स्ट क्रोमोसोम के लिए था, ठीक है, बट जब हम इसकी सेल्फिंग करवाई हमने या किसी और से क्रॉस करवाया, तब क्या हुआ, आपको प्रोजनी में देखने को मिला कि वो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने से क्या हुआ, वो सेकेंड पोजीशन पे आ गया। यूनिवेलेंट जो पहले फर्स्ट क्रोमोसोम पोजीशन पे था, अब वो शिफ्ट होके कहाँ आ गया, सेकेंड क्रोमोसोम पोजीशन पर। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिवेलेंट शिफ्ट। यूनिवेलेंट का शिफ्ट हो जाना इज कॉल्ड एज यूनिवेलेंट शिफ्ट, जो हमें मोनोजोमी में देखने को मिलता है। और ये जो शिफ्ट है वो किसके कारण होता है, देखो हम ऐसा सोचते हैं ना, जब भी पोल्स जो बनते हैं, एनाफेज स्टेज है, एनाफेज के अंदर हम सोचते हैं ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर चला गया, बट ऐसा आइडियल सिचुएशन है, रियल में ऐसा नहीं होता है ना। हो सकता है ये इसके पास चला जाए, ये वाला अकेला इधर चला जाए, ये कुछ भी हो सकता है। जब भी कोई भी अब नॉर्मेलिटी होती है, अब ये तो देखो हम ऑलरेडी मोनोजोमी, ऑलरेडी अब नॉर्मल चीज पर ही काम कर रहे हैं, तो कुछ तो चेंजेस आएंगे। कई बार नॉर्मल डिप्लॉयड है, उस पर भी अगर हम काम करते हैं तो भी क्या होता है, किसी भी रीजन से क्या होता है, जो डिवीजन है वो सही नहीं हो पाता, तो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सेम वही रीजन है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवेलेंट शिफ्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, मोनोजोमी जो है उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, बाइवेलेंट्स दिखते हैं। जो अभी हमने बात की ये सारे क्या है, ये वाला ये बाइवेलेंट है। यूनिवेलेंट भी आपको दिख गया, और रेयरली यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ट्राइवेलेंट, है ना। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि मोनोजोमी जो है वो क्या क्या बना सकती है, तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ बाइवेलेंट और यूनिवेलेंट ही होगा। रेयरली वर्ड अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज ट्राइवेलेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। ये भी वही मैंने रीजन बताया, हो सकता है वो शिफ्ट होके ये तीन तो एक तरफ चला गया, है ना, और यहाँ पर ये जो है ये रह गया। अब ये वाला यहाँ पे जो मोनोजोमी वाला था वो इधर शिफ्ट हो गया और उसने ट्राइवेलेंट बना दिया। तो ये कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से भी डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हुआ मोनोजोमी। अब उसके बाद देखो आता है आपका ट्राइजोमी। ट्राइजोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब हम देखते हैं। ओके, सो ट्राइजोमी के अंदर देखो सबसे पहले क्या होती है, 2n+1। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम हुआ, ये जो हमने एक नॉर्मल, यहाँ पे एक क्या होगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिसको हम बोल देंगे ट्राइजोमी कंडीशन। अब देखो ये तीन तरह की होती है, पहली कौन सी है, प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, और तीसरी क्या है आपकी टर्शियरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी है उसके अंदर क्या हमने किस बेसिस पे ये नाम दिए, अगर ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो इन सब के जैसा ही है ना, ये भी ए है, ये भी ए, मान लो सारे ए हमने दे दिए, इनके जैसा ही एक और ऐड हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्राइजोम। वर्ड हम क्या यूज करेंगे, सिमिलर या फिर नॉर्मल, है ना। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आए कि इफ द एडिशनल क्रोमोसोम इज सिमिलर या फिर नॉर्मल टू द अर्लियर क्रोमोसोम, उस टाइप की हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्राइजोम। सेकंड जो आता है आपका दैट इज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी ट्राइजोमी में क्या होता है आपका, आइसोक्रोमोसोम। अब आइसोक्रोमोसोम किसी को पता है क्या होता है, अच्छा नाम से क्या लग रहा है, आइसो मतलब क्या होता है, बोथ आर्म्स आर इक्वल। वेरी गुड, है ना। देखो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा क्रोमोसोम है इसके अंदर, जैसे हम नॉर्मली जब हम क्रोमोसोम मानते हैं
तो हम क्या बोलते हैं, 2 आर्म होती है, एक तो होती है पी आर्म और एक क्या होती है, क्यू आर्म, है ना। ऐसे हम ऐसे दोनों क्रोमेटिड बना देते हैं। ये 2 तरह की आर्म्स होती हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है और एक शॉर्ट आर्म होती है। अब मान लो इसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया, अगर मैं ऐसे डिवाइड कर रही हूँ तो क्या होगा, एक तो पी आर्म ही रह जाएगा और एक क्यू आर्म रह जाएगा। बट मान लो मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूँ, ट्रांसवर्स अगर मैं कट लगाऊं, तो उससे क्या होगा, ये जो दोनों आर्म्स हैं, दोनों ही पी आर्म एक साथ हो जाएंगी और दोनों ही क्यू आर्म एक साथ हो जाएंगी। तो अब जो आपका क्रोमोसोम बनेगा वो कैसा होगा, इसकी ये दोनों ही पी आर्म है और इसकी दोनों ही क्या है, क्यू आर्म है। सो इस तरह के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, आइसोक्रोमोसोम। ये किसके कारण बनता है, ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण। अगर किसी क्रोमोसोम की दोनों आर्म सेम है, तब हम क्या बोलते हैं, आइसोक्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर ऐसा क्रोमोसोम आपका ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्राइसोम। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका आता है टर्शरी। अब टर्शरी क्या होती है, अगर जो आपका क्रोमोसोम है जो तीसरा ऐड हो रहा है वो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हमने जैसे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन देख रहे हैं, हम उसके बाद स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन देखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सब, है ना। तो इसके अंदर देखो ट्रांसलोकेटेड में क्या होता है, ये जो आपका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों ये एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर कोई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेगमेंट उधर जाके ट्रांसफर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ट्राइसोम। तो इसको याद कैसे करना है, देखो SIT, ठीक है, SIT, S का मतलब क्या है, सिमिलर क्रोमोसोम, I मतलब आइसोक्रोमोसोम, T मतलब ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम। तो ये आपके सिट जो है आपके दिमाग में याद आ जाना चाहिए सीधे, कि प्राइमरी में होगा सिमिलर, सेकेंडरी में होगा आपका आइसो और टर्शरी में आपका क्या आएगा, ट्रांसलोकेटेड। ठीक है, तो एक तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया कि कौन से में कौन सा ऐड होता है। उसके अलावा ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं ना, फेमस कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको ध्यान रखना है कितने तरह के बन सकते हैं। तो प्राइमरी गैमेट में जितना उसका गैमेटिक नंबर होता है उतने तरह के आपको ट्राइसोमिक देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी के अंदर कितने मिलते हैं, 2n, ठीक है, और टर्शरी में आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आप पुराने पेपर सॉल्व करोगे ना, ICR JRF के देखोगे या SRF के पेपर देखोगे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राइमरी के अंदर कितने बनते हैं, n, 2n, 3n, 4n, ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी में n डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइसोमिक देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी में 2n डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइसोमिक देखने को मिलते हैं, टर्शरी के अंदर आपको बहुत सारे, टर्शरी का क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, n, 2n और लार्ज नंबर। उसके बाद देखो जैसे हमने म्यूटिक बिहेवियर पहले देखा था, वैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे म्यूटिक बिहेवियर को। म्यूटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जब म्यूसिस हो रहा है तब वो किस तरह के, मैं हाँ जी, ये सेकेंडरी में सेकेंड ट्राइसोमी में होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे ना, फिर वो होमोलोगस सेम क्रोमोसोम, आर्म सेम हाँ आर्म रहेगा तो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे बोल रहे हो आप, होमोलोगस क्रोमोसोम तो देखो ये तीनों एक दूसरे के आइडेंटिकल सेम रहेंगे ना, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, बिल्कुल। जो आर्म है ना, जो नेक्स्ट जो थर्ड आर्म हो रही है, उसकी दोनों आर्म जो है वो सेम होगी, पी पी होगी, क्यू क्यू होगी। अब ये है तो होमोलोगस क्रोमोसोम ही, क्यों, क्योंकि इनके जो जीन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो अलग हमारे जितने भी जीन्स हैं, जीन कंटेंट है, वो सारा उसके अंदर सेम होता है, बस जो एलील्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके मैम। हाँ, अब देखो म्यूटिक बिहेवियर अगर हम देखें, तो अब म्यूटिक बिहेवियर में ध्यान रखो क्या होता है, प्राइमरी ट्राइसोमिक है। तो प्राइमरी ट्राइसोमिक में हमें भी इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कैसे, ये हमारी कंडीशन है। अब प्राइमरी ट्राइसोमिक का मतलब क्या हुआ कि हमने 3 हमारे पास आए, एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें क्या बनता है आपका, चेन ट्राइवेलेंट बनता है। जो म्यूटिक स्ट्रक्चर है, जब म्यूसिस होता है तो एनाफेज पे अलग अलग क्या बनती है, मेटाफेज, एनाफेज पे शेप बनती है ना। तो वो शेप यहाँ पे किस तरह की बनती है, चेन ट्राइवेलेंट। कैसा, एक ऊपर, एक ऐसे बीच में और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाले आपके 3 क्रोमोसोम है वो इस तरह के, ये दोनों तो कैसे बनाएंगे, ये वाले तो सारे क्या बना रहे, बाइवेलेंट, बट ये जो इसको यहाँ पे ऐसे भले इस तरह से इमेजिन कर लो ना,
ये देखो चेन, इस तरह की चेन शेप में बनता है, जबकि यहाँ पे कैसी शेप बनेगी, नॉर्मल बाइवेलेंट ऐसे। तो बस ये शेप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मेटाफेज पे आपको किस तरह की शेप देखने को मिलेगी। अगर प्राइमरी ट्राइजोमिक है तो आपको चेन ट्राइवेलेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चेन। अब क्या होता है, कई बार क्या हुआ, मान लो यहाँ पे तो ये शेप बन गई, अब कई बार मान लो ये वाला जो है, ये दोनों तो एक बन रहे हैं और ये एक अलग हो जाएगा, है ना। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये चीजें अलग अलग रैंडम है ना। तो आपको कई बार कैसी शेप देखने को मिलेगी, पैन शेप। ये पैन शेप कैसे बनेगा, मान लो ये जो दो हमारे पास है वो तो ऐसे आ गए और तीसरा इस तरफ हो गया, तो अब देखो ये किस तरह का दिख रहा है आपको, एक पैन की तरह दिख रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि फ्राई पैन शेप बन जाती है। या फिर देखो कैसा दिख रहा है, एक वाई वाई शेप भी दिख लग रही है ये, तो इसको हम वाई शेप कह देते हैं। अगर एक तो अलग हो जाए, हमारा यूनिवेलेंट एक तरफ हो जाए और बाइवेलेंट एक तरफ हो जाए, है ना, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर तीनों एक साथ है तो आपको चेन ट्राइवेलेंट देखने को मिलेगा। अगर आपके दो बाइवेलेंट है और एक यूनिवेलेंट अलग हो जाए तो आपको फ्राई पैन शेप देखने को मिलेगी। एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, सिंपल शेप के बारे में। प्राइमरी ट्राइजोमिक में विच टाइप ऑफ शेप इज ऑब्जर्व्ड इन मेटाफेज, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। फिर सेकंड आपका आता है सेकेंडरी ट्राइजोमिक। अब सेकेंडरी ट्राइजोमिक में क्योंकि क्या होता है, ये रिंग शेप हम ऐसी कैसी बनती है, ये एक बना, ये दूसरा बना और ये तीसरा। अब इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो मान लो ये वाला जो एडिशनल है, ये मान लो P हुआ Q हुआ, ये P हुआ Q हुआ, अब ये आइसोक्रोमोसोम है, इसकी आर्म सेम है, तो ये दोनों से इस तरह से एफिनिटी करता है कि ये बीच में ना आकर साइड में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसका यहाँ से भी एसोसिएशन है और यहाँ से भी एसोसिएशन है। इसीलिए जो आपको चेन शेप है वो किस शेप में चेंज हो जाती है, एक रिंग शेप में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी ट्राइजोमिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिंग ट्राइवेलेंट। उसके बाद अगेन चेन भी बन सकता है, फ्राई पैन भी बन सकता है ना, बट रिंग सिर्फ किस में बनेगा, सेकेंडरी ट्राइजोमिक में। अब थर्ड जो हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्शरी ट्राइजोमिक्स, है ना। टर्शरी ट्राइजोमिक्स में क्या देखने को मिलेगा, अब जो हमारा क्रोमोसोम है वो कहाँ से आया है, वो किसी और क्रोमोसोम से क्या हुआ है, ट्रांसलोकेट हुआ है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से। अब क्योंकि वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से ट्रांसलोकेट हुआ है तो उसकी एफिनिटी इसके साथ भी होगी, है ना, क्योंकि वो वहीं से गया है। तो क्या होता है, ये पांचों मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट, इस तरह से, ठीक है। ये एक दो, ये तीन चार, ठीक है। ये मान लो यहाँ के एक दो थे और ये तीन और चार, तो ये एक एक्स्ट्रा यहाँ से ऐड होके गया है, तो ये पांचों मिलकर क्या बना लेते हैं, आपकी एक ऐसा पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर। और यही देखो किसकी तरह दिख रहा है, डंबल की तरह दिख रहा है, ऐसे होते हैं डंबल, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डंबल शेप या फिर पेंटावेलेंट शेप, ठीक है। तो अब इसको ध्यान आप कैसे रखोगे, इसकी मैंने आपको बताया कि पहले हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो हमने बनाई थी सिट, है ना, SIT, और याद रखो CRD। तो चेन शेप किस में बनेगी, प्राइमरी में, रिंग शेप किस में बनेगी, सेकेंडरी में, और डंबल शेप या फिर पेंटावेलेंट शेप आपकी किस में बनेगी, टर्शरी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम, आइसोक्रोमोसोम, ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम, एन ट्राइजोमिक, 2n ट्राइजोमिक, लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल शेप्स में चेन शेप बनेगी, रिंग शेप बनेगी और डंबल शेप बनेगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपकी सिंपल हैं, बस स्ट्रिक्ट से आपको याद हो जाएंगी। अब देखो आगे जो है इसके अंदर, जैसे हम गैमीट्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी हमने देखा था जो हमने मोनोजोमिक कंडीशन देखी, उसके अंदर हमने देखा था कि कौन से गैमीट बन रहा था, n-1, है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 50% से ज्यादा थी या कम थी, बताओ। जो फीमेल गैमीट बन रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने एक लाइन लिखवाई थी अभी लास्ट में, 75, वेरी गुड, है ना, ज्यादा थी। बट ट्राइजोमी में आपको ध्यान रखना है कम होती है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे ध्यान याद रख लो कि मोनोजोमी कम है बट उसके अंदर गैमीट n-1 बनेगा तो वो ज्यादा बनेगा 50% से,
और ट्राइजोमिक खुद ज्यादा है, ऐड हो रहा है, तो उसके अंदर गैमीट क्या बनेगा, कम फ्रीक्वेंसी का बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मोनोजोमी में n-1 विल बी ग्रेटर देन 50%, जबकि ट्राइजोमी में n+1 गैमीट विल बी लोअर देन 50%। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखो ट्राइजोमी है, ये जो है जब हम सेल्फिंग करवाते हैं, ट्राइजोमी जैसे हमने मोनोजोमिक की सेल्फिंग करवाई थी तो क्या बना था, मोनोजोमी, नलीजोमी और क्या बना था आपके डाइजोमिक। जब हम ट्राइजोमिक की सेल्फिंग करवाते हैं तो आपका डाइजोमिक बनेगा और ट्राइजोमिक बनेगा, ठीक है, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर डिसजंक्शन, ये AI मतलब एनाफेज फर्स्ट पे किस तरह का डिसजंक्शन होगा, 2n गैमीट जो 2 क्रोमोसोम है वो एक तरफ आ जाएंगे और एक जो है वो एक पोल पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको किस तरह का डिसजंक्शन देखने को मिलता है, 2:1। ये सारी स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट को मिस नहीं करना है ना, इन सब स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान रखना है। एक दो बार पढ़ोगे, लेक्चर्स देखोगे, आपको चीजें इजीली और समझ में आएंगी, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधे जब हम बुक से पढ़ते हैं ना तो हमें याद नहीं रहती चीजें, जबकि हमने समझा है तो आपको आधे से ज्यादा यहीं पे याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगेन ट्राइजोमिक कंडीशन है, यहाँ पर आपको वाइबल डिप्लॉइड स्पीसीज देखने को मिलती है। वही मैंने आपको रीजन बताया था कि पॉलीप्लॉइड में कम कर दो तो भी वो सरवाइव कर लेगा, पर डिप्लॉइड में कम सरवाइव नहीं करता। तो डिप्लॉइड में ऑलरेडी कम है तो उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो वो सरवाइव कर सकता है। तो ट्राइजोमी हो गई, टेट्राजोमी हो गई, ये कंडीशंस आपको ज्यादा किस में देखने को मिलेगी, डिप्लॉइड्स के अंदर, है ना। तो डिप्लॉइड्स में देखने को मिलती है, बट स्टिल इसके अंदर भी विगर जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड विगर होता है, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सेप्ट इसका कौन सा है, मेज। देखो मेज इसमें एक्सेप्शन में है, क्योंकि मेज के अंदर जो फिफ्थ है, फिफ्थ क्रोमोसोम की अगर हम ट्राइजोमी करते हैं तो वो डाइजोमिक के कंपेरेबल होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। और कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एट विच ट्राइजोमी द मेज इज कंपेरेबल टू डाइजोमिक, है ना। तो आपको आंसर क्या ध्यान रखना है, फिफ्थ क्रोमोसोम पर अगर फिफ्थ ट्राइजोमी होती है तब वो डाइजोमिक की तरह उसका विगर जो होता है वो अच्छा कंडीशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मोनोजोमी और ट्राइजोमी को जब हम कंपेयर करते हैं, है ना, तो देखो एक में तो डिलीट हो रहा है, एक में ऐड हो रहा है, तो ज्यादा हार्मफुल कौन सा आपके लिए, डिलीट होना, ना कि ऐड होना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सीधी आ जाती है कि मोनोजोमी इज मोर डिलीटरस देन ट्राइजोमी, है ना। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस से अगर हम सोचेंगे भी तो एक तो जीन जा रहे हैं तो उससे बेटर है कि एटलीस्ट क्या हो, कोई जीन उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका एक है मॉर्फोलॉजी इज नॉट अ रिलायबल गाइड टू क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन मोनोजोम। सो मॉर्फोलॉजी को हम मोनोजोमिक कंडीशन के अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि हम बाहर से देखकर ये बता सकते हैं कि ये मोनोजोमी है या नहीं है। लेकिन ट्राइजोमी ऐसी कंडीशन है, स्पेशली जो धतूरा है ट्राइजोमी का, उसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजिकल मतलब कुछ ऐसे बाहर से फीचर्स दिखेंगे जिससे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये डिप्लॉयड ना होके ट्राइजोमी कंडीशन है, वो हम मोनोजोमी में नहीं कर सकते, ठीक है। फिर लास्ट आपका जो आता है दैट इज टेट्राजोमी। अब टेट्राजोमी देखो, अब ट्राइजोमी से अब ये अगेन वैसा ही स्टेटमेंट, देखो एक ऐड होना इज मोर लेस डिलीटरस देन दो ऐड होना, ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखना। मैं वापस बोल रही हूँ, मोनोजोमी जो है ना, दैट इज मोर डिलीटरस देन किसके, ट्राइजोमी, क्योंकि हमने लॉजिक लगाया कि एक का कम होना बेटर है, किसी के एक का कम होना इज हार्मफुल देन ऐड हो जाना। लेकिन ट्राइजोमी जो है वो क्या है, कम हार्मफुल है देन टेट्राजोमी, क्योंकि दो ऐड हो जाना और हार्मफुल हो जाएगा, है ना। एक ऐड हुआ चलो ठीक है, दो ऐड हो जाए और हार्मफुल है, तो ये दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। तो हार्मफुल आपके कौन से ज्यादा, मोनोजोमी और टेट्राजोमी एज कंपेयर टू ट्राइजोमी। और जो टेट्राजोमी है वहां पर आपको सारे पॉलीप्लॉइड्स वाइबल मिलेंगे और लगभग डिप्लॉइड्स भी आपको वाइबल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली जो हम वाइबल वाली जो चीज है इसको मैं एक शॉर्ट में आपको रिवाइज करवाती हूँ। जब हमने नलीजोमी पढ़ी, ठीक है, अब मेरे साथ साथ मुझे बताओ नलीजोमी के अंदर कौन कौन वाइबल था,
पॉलीप्लॉइड्स, पॉलीप्लॉइड्स में कौन कौन? वीट एंड ओट। वेरी गुड, है ना, वीट और ओट, ठीक है, ये दोनों वायबल थे, ना तो इसमें टबैको था और ना ही कोई डिप्लॉइड था, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया नलीजोमी का। उसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं मोनोजोमी का। मोनोजोमी के अंदर कौन कौन वायबल था पॉलीप्लॉइड में? वीट, ओट, टोबैको। बिल्कुल, वीट भी था, ओट था, टबैको, मतलब लगभग सारे जितने भी हैं, कॉटन, ये सारे क्या हो जाते हैं, वायबल। लेकिन डिप्लॉइड वायबल नहीं होते। डिप्लॉइड में भी इसमें कौन एक्सेप्शन था? याद करो, एक तो बहुत बार नाम ले दिया हमने उसका, मेज में। बिल्कुल, एक तो मेज और दूसरा टमाटो, ठीक है। तो मोनोजोमी के अंदर आपको पॉलीप्लॉइड्स तो सारे हैं, डिप्लॉइड नहीं होते, और डिप्लॉइड होंगे तो भी कौन से, सिर्फ मेज और टमाटो। फिर थर्ड जो आता है आपका ट्राइजोमी। अब ट्राइजोमी के अंदर हम देखते हैं कि सारे पॉलीप्लॉइड्स आर वायबल, है ना। जब मोनोजोमी में हो गए तो ट्राइजोमी में तो होंगे ही, तो पॉलीप्लॉइड्स तो सारे वायबल हैं। डिप्लॉइड्स जो हैं वो सारे प्रेजेंट तो हो सकते हैं, लेकिन उनका विगर इतना नहीं होता, एक्सेप्ट किसके, किसका विगर है जो कि डायजोमिक के इक्वल होता है? मेज का। वेरी गुड, है ना, मेज का एट 5th क्रोमोसोम, उस कंडीशन के अंदर आपको ये डायजोमिक के अंदर इक्वल मिलेगा। और लास्ट जो टेट्राजोमी है, टेट्राजोमी के अंदर आपको दोनों ही मिलेंगे, पॉलीप्लॉइड्स भी वायबल मिलेंगे और डिप्लॉइड्स भी वायबल मिलेंगे, ठीक है। ये तो आपका वायबिलिटी वाला हो गया। और देखो जैसे नॉर्मल लॉजिक है, अब इसके अंदर वीट और ओट वायबल तो हैं, बट ध्यान रखना इनका विगर और साइज क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे हम डिप्लॉइड पर आ गए, तो इसका मतलब इनका विगर और साइज क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो बन गए, इनका विगर और साइज नहीं होगा। जैसे जैसे हम एक एक आगे बढ़ रहे हैं, पीछे वालों का विगर और साइज सही होता जा रहा है, ऐसे समझो। और अब यहाँ पे हम आए ट्राइजोमी में, तो एक कंडीशन में इसका विगर साइज बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर ऑल पॉलीप्लॉइड्स वाला हो गया। गैमीट्स टेट्राजोमी में कैसे बनते हैं, एन भी बनेगा, n+1 भी बनेगा और n+2 भी बनेगा, ठीक है। तीनों तरह के गैमीट्स बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो, टेट्राजोमी इज नॉट यूज फॉर क्रोमोसोम मैपिंग। मैं आपको क्रोमोसोम मैपिंग जब हम ये न्यूमेरिकल वाला कवर करेंगे, उसके बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो बीडी सिंह में आपने देखा हुआ है, ब्रीडिंग के अंदर दे रखा है ना, कि लोकेशन ऑफ जीन यूजिंग क्रोमोसोम मैपिंग, वो हम ब्रीडिंग में ना पढ़ के हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अभी जस्ट हमने नलीजोमी और ये सब पढ़ा है, तो आपको और इजीली अभी समझ आएगा। तब हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम जीन को लोकेट करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या यूज करते हैं, हम नलीजोमी का भी यूज कर सकते हैं, मोनोजोमी का भी करते हैं, ट्राइजोमिक का भी करते हैं, लेकिन टेट्राजोमी का हम यूज नहीं करते क्रोमोसोम मैपिंग। तो टेट्राजोमी का क्या काम है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसिंग कंपनसेटिंग नलीजोमिक टेट्राजोम। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझो। देखो, जो टेट्राजोमी बहुत बारी फेमस आया हुआ है कि टेट्राजोमी का क्या काम है, तो टेट्राजोमी क्या करती है, जो साइंटिस्ट थे, स्पेशली देखो वीट के ऊपर ये जितनी भी प्लॉइडी है, इसमें कोई बता सकता है किस साइंटिस्ट ने काम किया है, ये नलीजोमी, एलियन एडिशन, एलियन सब्स्टिट्यूशन लाइन, सब पे? कोई बात नहीं, द साइंटिस्ट वाज ER सीयर्स, है ना। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने वीट के ऊपर, ये जो चाइनीज स्प्रिंग वीट है, इन सब से बहुत सारा काम किया है, ठीक है। सो इन्होंने क्या देखा, मान लो हमारे पास टेट्राजोमी कंडीशन है ये, और एक हमारे पास नलीजोमी कंडीशन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमें पता है A, B और D क्रोमोसोम अलग अलग तरह के होते हैं, ये मान लो A है, ये B है और यहाँ पे D है। तो उन्होंने क्या देखा, कंपनसेशन का क्या मतलब होता है कि किसी की कमी को पूरा कर रहा है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि मान लो यहाँ पर डी क्रोमोसोम में मानती हूँ कि नहीं है ना। तो उन्होंने देखा अगर मैं डी क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं है, तो क्या मैं ए क्रोमोसोम को अगर बढ़ा दूं, तो क्या वो वीट सरवाइव करता है, तो करता है या नहीं। इन सब को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या स्टडी किया, कंपनसेटिंग नलीजोमी टेट्राजोमिक लाइन।
इसका मतलब ऐसा नलीजोमिक कंडीशन जिसके अंदर अगर हम बाहर से कोई क्रोमोसोम ऐड करें, है ना, और टेट्राजोमी बनाए। नलीजोमी के टेट्राजोमी का मतलब क्या हुआ, हम किसी और, हटा तो डी क्रोमोसोम है, बट हमने ऐड कहाँ पे कर दिया, ए क्रोमोसोम। ये ए क्रोमोसोम की जगह मान लो और ये डी क्रोमोसोम की जगह, ठीक है। तो नलीजोमी तो डी की थी, बट हमने ऐड कहाँ पे कर दिया, ए के ऊपर। तो क्या वो सरवाइव किया या नहीं किया? इससे पढ़ने से हमें क्या पता चला, होम्योलॉगी रिलेशनशिप ना। होम्योलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सुना है किसी ने? एक तो होमोलोगस हम बात कर रहे थे, एक होम्योलोगस। क्या होता है होम्योलोगस? देखो, ये जो है हमारे पास होमोलोगस क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम है, एक पेरेंट से आता है, एक फादर से आ गया, और एक कहाँ से आ गया, मदर से। इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सेम होते हैं बिल्कुल, और इनके जीन्स जो हैं सब क्या होंगे, अगर यहाँ पे भी आई कलर का जीन है तो यहाँ पे भी आई कलर का ही जीन होगा, है ना। एलील दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल ए हो सकता है, लेकिन जीन, साइज, ये सब क्या होते हैं, क्रोमोसोम का साइज, शेप, ये सब सेम होते हैं। उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होम्योलोगस क्रोमोसोम वर्ड हम किस में यूज करते हैं, एलोपॉलीप्लॉइड्स में, जिसके अंदर देखो ये जो ए है, ये बी है, और ये डी, ये जो हमने दे रखा है, उसमें हमने अलग अलग क्यों दे दिया, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के कैसे क्रोमोसोम है, होम्योलोगस क्रोमोसोम। और इसमें हम क्यों बता रहे होम्योलोगस है, यही चीज सीयर्स ने स्टडी की थी। उन्होंने स्टडी किया कि मान लो ए के ऊपर मैंने 2 और ऐड कर दिए और डी के ऊपर नहीं भी थे, तो भी ये सरवाइव कर गया। मतलब ए और डी में ऐसा कोई रिलेशन है जो एक दूसरे को वो सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक वर्ड यूज किया, होम्योलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ए, बी और डी एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम ना होकर ये कैसे हैं, होम्योलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, मैम ये भी सेम रहेंगे ना? डेफिनेशन क्या रहेगी मैम? लास्ट, बच्चे साइलेंट मैम कर लो, आपकी आवाज ये आपस में तीनों सेम रहेंगे कि सेम। देखो सेम का क्या, साइज, स्ट्रक्चर? हाँ बिल्कुल, साइज स्ट्रक्चर में सेम होगा, बट क्या होंगे, यहाँ पर जीन्स अलग अलग होंगे, जीन सेम नहीं होते, है ना। कुछ ए क्रोमोसोम पे है, कुछ अलग जीन बी पे होंगे और अलग जीन डी पर होंगे, ठीक है। तो नॉन जीन, होमोलोगस हो गए ना फिर तो ये। क्या कह रहे, होमोलोगस तो देखो, होमोलोगस क्या होता है, जिसके अंदर जीन भी सेम होते हैं। आप है ना होमोलोगस की एक बार डेफिनेशन बता दीजिए। होम्योलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, एक तो दे आर सेम, सिमिलर इन साइज, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, बट दे हैव डिफरेंट जीन्स। जबकि होमोलोगस में क्या होते हैं, जीन जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि देखो, यहाँ पे मैंने अभी बताया फ्लावर का जो कलर है, तो ये दोनों में क्या होगा, यहाँ पे भी फ्लावर कलर का जीन है, इधर भी फ्लावर कलर का जीन है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं, बट ए और बी दोनों में यहाँ पर और यहाँ पर फ्लावर कलर का जीन नहीं होगा। ए के ऊपर अलग तरह के जीन है और बी के ऊपर क्या है, अलग तरह के जीन है। एक्चुअली में ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, ये जो आप वीट का देखोगे तो हम क्या लिखते हैं, वीट कैसा होता है, वीट की प्लॉइडी क्या होती है, एलो हेक्साप्लॉइड, है ना, एलो हेक्साप्लॉइड। तो ये कैसा होता है एक्चुअली में, आपको यहाँ पे ए, फिर 7, आपको जो हम बोलते हैं कि 7, 7 और 7, है ना। गैमीट के अंदर आप देखोगे तो 7 आपको ए दिखेंगे, 7 आपको बी दिखेंगे और 7 आपको डी दिखेंगे ना। तो ये सारे एक्चुअली में अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, ये एक पेरेंट से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं, अलग अलग स्पीसीज से आए हैं क्रोमोसोम, बट ये एक दूसरे के कंपनसेट कर सकते हैं, एक दूसरे के रिलेशनशिप को कंपनसेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होम्योलोगस क्रोमोसोम। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये पेयरिंग और हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम, और अगर आप जैसे अभी कंफ्यूज अगर आप हो भी रहे हो, तो हम आगे जब हम ये प्रॉपर एक अलग से जब मैं आपको मैपिंग करवाऊंगी या लोकेशन ऑफ जीन का हम देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे एक दूसरे से कैसे अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। सो देखो, टेट्राजोमी हुआ, टेट्राजोमी और डाइजोमी, इन दोनों के क्रॉस से ट्राइजोमी बनता है, ये ध्यान रखना।
ये एक सिंपल सा रिलेशन है कि ट्राइसोमी जैसे हमने देखा था कि पहले की सेल्फिंग करवाने से क्या क्या बनता है, तो उसमें आपको सिंपली ध्यान रखना है कि टेट्रासोमी और डाइसोमी को क्रॉस करवाने से ट्राइसोमी कंडीशन होती है। ठीक है, ओके। सो आगे एन्यूप्लॉइड है, तो ये एन्यूप्लॉइड के अंदर आज हम यही देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या देखी, अलग अलग कंडीशंस देखी हैं। एन्यूप्लॉइड के अंदर कौन कौन सी आपको देखने को मिल रही है, नलीजोमी, मोनोजोमी, ट्राइजोमी और टेट्राजोमी, है ना। ये 4 तरह की आपको कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। और ये होम्योलोगस क्रोमोसोम में कैसे ये पेयरिंग करते हैं, कैसे क्या चीजें होती है, ये भी हम अभी आगे देखेंगे। जैसे मैं एक चीज और आपको बताती हूँ इसी में, जब हमने बात की है तो फिर हम रैप अप करते हैं कि देखो एक क्रोमोसोम होता है वीट के अंदर 5B ना। 5B के ऊपर एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं PH जीन। सुना हुआ है किसी ने इस जीन के बारे में, हाँ जी मैम। है ना। ये जीन क्या करता है, सप्रेशन ऑफ होम्योलोगस पेयरिंग। ठीक है, होम्योलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को ये सप्रेस करता है। इसका क्या मतलब, जब हम मेटाफेज स्टेज पे देखेंगे तो आपको सारे ए क्रोमोसोम एक तरफ दिखेंगे, सारे बी क्रोमोसोम एक तरफ और सारे डी क्रोमोसोम एक तरफ दिखेंगे, है ना, गैमीट्स जब हम देख रहे हैं। तो यही रीजन है, अगर जो पीएच जीन है ये जीन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ए जो है वो बी के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, है ना। अभी तभी तो हम दो बोलते हैं कि ए बी और डी जो है, जब आपने देखा होगा ए बी बी डी डी, ये हम डिप्लॉयड कंडीशन लिखते हैं जब हम इसके गैमीट बनाते हैं। मैम अभी हम बीट का जब ओरिजिन पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ बीट देखेंगे, तब हम देखेंगे कि इससे मैं गैमीट कैसे बनाऊंगी, ए बी और डी लिख दूंगी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये भी तो इसके साथ पेयर कर सकता था, ये भी इसके साथ कर सकता था, तो हो सकता है डी रहता ही नहीं, फिर भी मैंने ए बी और डी इक्वल क्यों लिखा, इस जीन के कारण। तो ये ध्यान रखना, एक 5B जो है, 5B क्रोमोसोम पर एक पीएच जीन प्रेजेंट होता है वीट के अंदर, जो कि बायवेलेंट का फॉर्मेशन करता है। अगर ये जीन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारे एक दूसरे से पेयर करके क्या बना सकते हैं, मल्टीवेलेंट फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट मैं वापस बोल रही हूँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या 5B जीन जो है, 5B क्रोमोसोम पर एक पीएच जीन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, होम्योलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग नहीं होने देता। वीट का अगर हम माने तो इसका क्या मतलब, ए अलग जाएगा, बी अलग जाएगा और डी अलग जाएगा। वो एक दूसरे से पेयर नहीं करेंगे, वो अपने में ही पेयर करेंगे, जिसके कारण आपको नॉर्मल बायवेलेंट मिलते हैं और हम गैमीट बना सकते हैं, है ना। क्योंकि खुद सोचो, अगर हम नॉर्मली ए और ए ले, ट्राइजोमी, इसके अंदर गैमीट कैसे बनाओगे, है ना। इसके अंदर तो गड़बड़ है, इसके अंदर आपको फर्टाइल गैमीट नहीं मिल पाएंगे, जबकि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। उसका रीजन ही ये है क्योंकि यहाँ पर मल्टीवेलेंट का फॉर्मेशन ना होकर सिर्फ सीधे बायवेलेंट का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ पीएच। ठीक है, तो ये आपका जो हमने स्टार्ट किया है आज न्यूमेरिकल अब्रेशंस के बारे में, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब आज आपका क्या काम है, बीडी सिंह उठाना जेनेटिक्स की, और उसमें आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन पढ़ो, है ना। इतना ज्यादा हमने कवर भी नहीं किया है, सिर्फ स्टार्टिंग का जो है एन्यूप्लॉइड वाला पोर्शन किया है। अच्छे से एक एक स्टेटमेंट को देखो ना। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अच्छी रैंक लेके आनी है, 100% स्कोर करना है, तो आपको थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। और जैसे अभी अब आपको पता चल गया कौन कौन सी, तो आप 5 मिनट में उसको, कितने भी पेजेस होंगे उन सबको कवर कर लोगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप सिर्फ मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना कवर करो, तो ऑफकोर्स आपका नेट क्लियर हो जाएगा, है ना, इतना मैं कह सकती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे रैंक भी अच्छी लेके आनी है, ARS का साथ में एग्जाम है, या आप अगर PhD के लिए कर रहे हो तो आपको टॉप रैंक लेके आनी है, तो आपको बुक्स का साथ में लगातार करना पड़ेगा। और हमें अभी पता है टाइम है अभी अपने पास, लेकिन बुक्स कितनी बड़ी बड़ी है ना, जेनेटिक्स और बीडी सिंह। तो आप सोचो कि अभी सिर्फ हम ऊपर ऊपर से पढ़ ले, बाद में पढ़ेंगे, नहीं, आपको धीरे धीरे पढ़ना है। ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी, है ना, वो आप पढ़ सकते हो, लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं वो आपको मिलेंगे, उनको वापस रिवाइज कर सकते हो। बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि उन सबको पढ़ना, है ना। जो आपकी बीडी सिंह है उसको पढ़ो, उसके खुद के नोट्स बनाओ, आराम से उसको लिख लिख के देखो, तब आपको और बेस्ट अगर आप अपना टाइम दो। क्योंकि, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम है, तो हम आराम से धीरे धीरे चल सकते हैं, एक एक चैप्टर को बीडी सिंह के आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, फिर हम ब्रीडिंग और जेनेटिक्स दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके।